अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। शाम ढल रही थी। आफताब की आंखों से रिश्ता खून मगरबी आसमान पर तैर रहा था। हवा दम बखुद थी। शजरो हिजर साकित थे। जंगली त्योर भी दम साधे शाखों पर सिरनगू बैठे थे। बानो एक घने दरख्त तले बरहना पड़ी थी। इसका तार तार कुर्ता हुर्दरू पौधों से उलझा हुआ था। इसका दुपट्टा इसका सर नंगा करके कहीं उड़ गया था। सामने दरख्त के साथ बीबी नी मरिया लाश बंधी थी। बीबी की गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। बालों में खून जम गया था। फूटे सर का जख्म खुला था और खून की पतली पतली लकीरें गर्दन और सीने पर जमकर स्याही रंगत की हो गई थी। बानो ने आंखें खोली, इर्द गिर्द देखा। दिमाग में सोचने समझने की कुव्वत ही ना थी। फिर आंखें बंद कर ली। वो चित पड़ी थी। जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था। करवट भी ना ले सकी। घबरा कर फिर आंखें खोली। उसने कई बार गिरदोपेश देखा। अब भी ना समझ सकी कि वो कहाँ है और क्यों है। इसे यूं लगा जैसे वो ख्वाब देख रही थी। कई लम्हे वो साकित पड़ी रही, लेकिन अब इसके जिस्म में जिंदगी बेदार हो रही थी। बेहोशी टूट रही थी। दाखिली और खारजी कैफियत एक दूसरे से मुतसादिम हो रही थी। गहरे गहरे सांस लेते हुए इसने दिल से सोचना चाहा। कई बार आंखें खोली, कई बार बंद की। बड़ी हिम्मत से सर कदरे उठाया। अपना सरापा पर नजर पड़ी तो शर्म से झुरझुरी सी आ गई। बमुश्किल उठकर बैठ गई। सामने देखा बीबी भी कुछ इसी की सी हालत में दरख्त के साथ बंधी थी। इसने दोनों हाथों से सर को सहलाया। क्या यह ख्वाब है? ऐसे तो ख्वाब से भी शर्म आने लगे। बानो ने सर दोनों हाथों पर गिरा लिया, लेकिन अब साकत उस सामत जहन को झटके से लगने लगे। इसने अपना जिस्म सुक्केड़ समेट लेने की कोशिश की। कभी अपने बाजुओं को छूती, कभी गालों पर हाथ फेरती, कभी रानों को टटोलती। ये सब क्या था? और जब कई लम्हों की जहनी और दिमागी काविश के बाद वो ये सोचने समझने के काबिल हुई तो तिवरा कर यूं गिरी जैसे आनन फानन खौफनाक ज़लज़ले से बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाती हैं। वो बेहोश नहीं हुई। खूंचका हादसे की कड़ियां सिलसिलावार जुड़ने लगी। खूनी हकीकत का एहसास हुआ। कानों में तेजाब टपकने लगे। इसके साथ जो कुछ बीत चुकी थी इसका ख्याल कयामत से कम ना था। नहीं नहीं नहीं, तलखी इस एहसास से बेकल होकर चीखी। फिर जूं जूं हकीकत का जहर घुलता गया इसकी चीखें फलक शिगाफ होती गई। वो तेजी से उठी और दौड़कर बीबी की लाश से लिपट गई। ये क्या हो गया बीबी? कुछ तो बोलो, ये क्या हो गया? ये तमाशा तुमने देखा बीबी? तुम अंधी क्यों नहीं हो गई? बहरी क्यों नहीं हुई? बेटी के लूटने? नहीं नहीं नहीं। बानो ने बीबी की लाश छोड़कर आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रखकर फलक शिगाफ और जहर गुदास चीखें मारते हुए मुड़ी। यूं वो इस हकीकत से इन्हिराफ करना चाहती थी जो इस पर बीत चुकी थी। वो इस एहसास से फरार चाहती थी जो इसकी नस्वानियत की धज्जियां बिखेर रहा था। वो बेबस व बेख्तियार होती। अपने आप का होश ना रहा, ना गिरदो पेश का। किसी आवारा रूह की तरह दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाती, खुरदरू पौधों को रोंती, कांटों से उलझती, नहीं नहीं चिल्लाती, सर पर दौड़ती गई। सरदार गोविंद सिंह लट्ठे का मलगजा सा तहमंद और मोटे खड्डी का खद्दर का कुर्ता पहने, सर पर मलमल की पगड़ी रखे, हाथों में दरांती लिए खेतों से घर की जानिब जा रहा था। सरदार गोविंद सिंह सिख नहीं इंसान था। आजकल मुल्क में जो हालात दरपेश थे वो इनसे पूरी तरह बाखबर था। इसके अपने गांव में भी ये क़यामत गुजर चुकी थी। सरदार
गोविंद सिंह ने अपने गांव में अमन अमान रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गुंडे और फसादी बिफरे हुए थे। इन्होंने गोविंद सिंह को धमकी दी थी, अगर वो इनके रास्ते में हायल हुआ तो इसकी बहनें रूप और लाजो को उठा कर ले जाएंगे। गोविंद सिंह का दिल इंसानी खून के बेदरेख कुर्बानी पर कुड़ता था, लेकिन आंधी तूफान के आगे बंद बाने की सही बेकार थी। अपने गुरु के आगे विनती करता कि इन दरिंदों को इंसान बनने की तौफीक दे। जिनते गांव की हसीन तरीन लड़की थी, इसका वैश्यों ने मकरूर तरीन अंजाम किया था। गोविंद सिंह के सीने में फांसी अटक कर रह गई थी। वो जीनते को ना बचा सका। दिल इसी खलिश से दो चार रहता था, लेकिन इसके दिल का इस्तराब और इसके आंसू मदावा नहीं थे। बुझे बुझे दिल से वो काम में लगा रहता। गांव अब मुसलमानों से खाली हो चुका था। सदियों से आबाद घर लौट कर नजर आतिश किए जा चुके थे। इनकी लहलहाती खेतियों को खून में डुबो दिया गया। बेख्तियार इसका जी चाहा कि अपनी बहनों और माओं को लेकर किसी दूर देश चला जाए जहां सिर्फ इंसान ही बसते हों, लेकिन इर्द गिर्द के हालात सुनकर मायूस हो जाता। अमन और शांति की देवी शायद रूठ गई थी। आज खेतों पर जमींदार के बेटे से मुलाकात हुई थी। उस सुबह ही से दिल्ली से आया था। जो बातें इसने सुनाई थी, गोविंद सिंह काम कर रह गया था। इस वक्त भी वो दिल बर्दाश्ता सा घर की जानिब चला जा रहा था। मखमूम, उदास और परेशान सा नजर आ रहा था। नजरें पगडंडी पर जमाए सोचों में उलझा हुआ वो तेज कदम उठा रहा था। इसकी लंबी नोक वाली जूती पर गिर्द की मोटी तह जम चुकी थी। इसका तनोमन जिस्म थका थका सा था। अचानक इसकी नजर पगडंडी से फिसलकर दाएं हाथ वाले खेत पर पड़ी। खासा कवि हेकल होने के बावजूद इसके बदन में झुरझुरी आ गई, लेकिन दूसरी लम्हे इसने हवास मुज्तमा किए गौर से देखा। हाथ से चेहरा ढांपने को कोई बरहना औरत सरपट भागती चली जा रही थी। गोविंद इधर को लपका, बिरहना पेकर बर्क रफ्तारी से भाग रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ, गोविंद सिंह चिल्ला रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। सरदार गोविंद सिंह ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। कुछ ही देर बाद हाँफते हुए इसने बरहना पैकर को कंधे से पकड़ लिया। मुंह ढांपते चीख रही थी, नहीं नहीं नहीं। लड़की ने हाथ चेहरे से हटाकर गोविंद सिंह की तरफ देखा तो इसकी खौफ और हिरास से चीखें बुलंद होती गईं। गोविंद सिंह ने इसे मजबूती से पकड़ रखा था। अपनी पगड़ी उतारकर इसकी सर पोशी की। लड़की चीखते चीखते बेदम होकर लहराई और तेवरा कर गोविंद सिंह के संभालने से पहले ही जमीन पर गिर गई। लड़की की हालत से गोविंद सिंह ने बहुत जल्द अंदाजा कर लिया था कि वो कुछ था जो रुस्तम है, वो बहीमत की मस्क की हुई तस्वीर है। शर्म और नदामत से गोविंद सिंह का सर झुक गया। मुंह मोड़कर इसने अपना मोटा खद्दर का कुर्ता उतारा और लड़की पर डाल दिया। फिर बड़ी अकीदत एहतराम से इसे बाजुओं पर उठाया और घर की जानिब चला। वो गांव वालों की जलील ज़हनियत और मनाफरत और तासुब की वक्ती आंधी से बाखबर था, इसलिए चुपते छुपाते लड़की को घर की जानिब ले जा रहा था। सेहन तेजी से अबूर करके वो सामने कच्चे दलान की तरफ बढ़ा, जहाँ मिट्टी के दिए धीमे सी लो कांप रही थी। इसकी बहन रूपो बैठी सूत की अटियां बराबर कर रही थी। ये क्या है भाजी? रूपो ने हैरत ज़दा होकर भाई की तरफ देखा। वो लाश समझ कर डर गई। चीख मारने को थी कि गोविंद ने धीमी आवाज में कहा, ये चारपाई बिछा दे रूपो, पंखा भी ले आ, पानी भी। ये कौन है भाजी? रूपो अब भी धड़कते दिल को थामे खड़ी थी। चारपाई बिछा दे, गोविंद सिंह ने जरा तलखी से कहा। रूपो ने चारपाई बिछा दी। गोविंद सिंह ने बहन से पूछा, लाजो कहाँ है? माँ और वो ऊपर कोठे पर हैं। बोली, जा अपने कोई कपड़े ले आ और इससे पहना दे, मैं माँ को बुलाता हूँ। और वो साथ वाली कच्ची कोठरी में चली गई। गोविंद सिंह शहर में निकल आया। लाजो कोठे की मुंडेर पर बैठी थी। भाजी ऊपर ही आ जाओ, नीचे तो बड़ी गर्मी है, भोजन ऊपर ही रखा है। माँ जी कहाँ है? इन्हें नीचे भी भेज दो, जरा तुम भी आओ। क्यों? जरा करती हो जा, बात ना सुनना। गोविंद सिंह ने झुलाकर कहा, माँ को नीचे भेज दो। गोविंद सिंह ने हाथ मलते हुए चौकी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ और लाजो नीचे आ गई। लाजो, बाहर का दरवाजा बंद कर दो। गोविंद सिंह हाथ मलती चौकी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ और लाजो नीचे आ गई। कोई मुसलमान लड़की है माँ, बुखार से तप रही है, बेहोश पड़ी है। हाय हाय, माँ ने सीधे पर हाथ मारा, लेकिन तू उसे यहाँ क्यों उठा लाया? जिंदे का हशर भूल गया तुझे? गांव वाले छोड़ेंगे इसे? इसके मुतालिक भी सोच लूंगा, फिलहाल तो वो बेहोश पड़ी है। गोविंद सिंह सोचते हुए बोला, एहतियात सिर्फ ये बरतना कि किसी को पता ना चले।
लाजो तेरी जुबान बड़ी लंबी है। माँ और बेटी अंदर चले गए। रूपो ने अपना जोड़ा इसे पहना दिया। हाय हाय, ये किसकी लाजो होगी, किसकी रूपो होगी। माँ ने दिए की रोशनी में लड़की को देखा, फिर बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी। इसका दिल लड़की की हालत पर कुड़ने लगा। रूपो ने गरम गरम दूध की चमचे इसके मुंह में उंडेली। लाजो ने दुपट्टा गीला करके इसका माथा सहलाया। भगवान जाने कौन है, कहाँ की रहने वाली है। माँ ने सर तशवीश से इधर उधर झटकाते हुए कहा। इन्हें कौन बताता है कि ये बानो है। बानो जिसके दामन की तहारत पर हूरे में सजदा करती थी। रात दोनों बहनें और गोविंद सिंह बानो के सराहने बैठकर इसे होश में लाने की कोशिश करते रहे। सुबह इसे होश आया भी तो सिर्फ इतना कि तड़प तड़प कर माँ, भाइयों और बाबाजी और हसन को आवाजें देने लगी। गोविंद सिंह के अंत तक कोशिश के बावजूद गांव वालों से बात पोशीदा न रह सकी। इसने घर में एक मुसल्ली को डाल रखा है। एक दो दिन तक तो दबी दबी अफवाह गश्त करती रही, लेकिन तीसरे दिन हंगामा खड़ा हो गया। गोविंद सिंह ने लड़की गांव वालों के हवाले कर देने का मुतालबा जोर शोर से बुलंद होने लगा। सुबह लड़की हमारे हवाले ना की तो हम तुम्हारे घर पर टूट पड़ेंगे। गोविंद सिंह हैरान और परेशान घर लौटा। बानो के हवास पूरी तरह बजा न थे। बुखार अभी भी नहीं टूटा था। ऐसी हालत में गांव वालों के हमले का डर। माँ बहनों से मशवरा किया, लेकिन कुछ समझ ना पाया कि क्या करे। वो बानो को बचाकर जिंदगी खलश मिटाना चाहता था, लेकिन क्यों कर ये समझ ना आता। मक्खन सिंह इसका अजीज दोस्त था। रात गए वो इसके पास गया कि गुरु ग्रंथ की कसमें देकर बानो की सलामती का मशवरा चाहा। मक्खन सिंह भी कत्लो गारत को इंसानियत की तौहीन समझता था। बानो को बचाना अब गोविंद सिंह का नहीं, इसका भी फर्ज था, लेकिन बचाए कैसे, यही मसला तवज्जा तलब था। गांव के लोगों में एक बार वही सफलाना जज्बात और तशद्दुद की हवा चल निकली। दोनों देर तक सर जोड़े मंसूबा बनाते रहे। बिलाखिर तय यही पाया कि बानो को जालंधर रेलवे स्टेशन में किसी तरह पहुंचाया जाए। महाजरों की कई गाड़ियां इधर से पाकिस्तान जा रही हैं। बानो को भी किसी गाड़ी में बिठा दी जाए। अपने देश में तो पहुंच जाएगी, अपने लोगों में तो रहेगी। रात के पिछले पहर गोविंद सिंह ने मक्खन सिंह के साथ वस्ताद से एक घोड़ा लिया। बानो को रात की तारीकी में घर से निकाला। रूपो और लाजो रो पड़ी। माँ ने गुरु ग्रंथ की शब्द पढ़कर इस पर हिफाजत के लिए फूंके। बानो लाश की तरह घसीटती दोनों के साथ चल पड़ी। दिन चढ़े वो जालंधर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इत्तफाक ही था जो इस वक्त महाजरीन से लदी फंदी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। गोविंद सिंह ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। अपने हाथों पूरी हिफाजत से इसने एक डब्बे में बानो को सवार कर दिया। लूटे पुटे लोगों की तबाहाली भी तीर के काबिल थी। गोविंद सिंह ने बानो को एक उधेड़ उम्र औरत के करीब बिठाकर कहा, बीबी ये तन्हा है लेकिन तुम्हारी कौम की बेटी है, इसे साथ साथ रखना। फिर गोविंद सिंह ने शफकत से हाथ बानो के सर पर फेरा। जा बहन, तेरा रब रखा। बानो ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और गौर से इसके हाथ को देखने लगी। हाथों की साख तो सबकी जैसी होती है, लेकिन यही हाथ जिंदगी छीन लेते हैं और यही हाथ हयात भी बख्शते हैं। बानो इसका हाथ पकड़कर शायद यही सोच रही थी। बानो की हालत देखकर गोविंद सिंह की आंखों में आंसू आ गए। कंधे पर पड़े अंगरच्छे आंसू पोंछता डब्बे से बाहर निकल गया। जालंधर से 30-35 मील दूर पक्की सड़क से निकलने वाला कच्चा रास्ता अकाल गांव को जाता था। फसादात की लपेट में यह मामूली सी अकलियत भी बुरी तरह आकर मादूम हो चुकी थी। कुछ लोग जाने बचाकर भाग निकले, कुछ पाकिस्तानियों की बुनियाद के इस्तेकाम के लिए खून देकर खत्म हो गए। बसंत सिंह इस गांव का नामी हुंडा था। 6-6.25 फीट का चौड़ा चकला आदमी, जिसके घने केस और फैली हुई बदवजा दाढ़ी इसके चेहरे की हैबत में इजाफा करती थी। तांबे की तरह रंगत, मोटे मोटे भिद्दे होंठ, पीले दांत, लाल लाल मसूड़े, अंदर को धसी हुई आंखें जिनमें शैतानियत हर वक्त बरना रक्स करती रहती थी। मकरू सूरत वाला बसंत सिंह गांव वालों की नजर में मातूब था। आए दिन डाके डालना इसका काम था, लेकिन जब तकसीम हिंद के बाद फसादात की आग भड़की तो बसंत सिंह अपना पुराना पेशा तर्क करके बलवाइयों, फसादियों और शर पसंदों के गिरोह में मचल गया। इसने हंसती मुस्कुराती बस्तियां ताख्त ताराज कर डाली। इसने मुसलमानों के खून से होली खेली, इन पर आग बरसाई, इन पर कहर तोड़ा, इनका माल व जर लूटा। इन कारे हाय नुमाया की वजह से बसंत सिंह की अहमियत और हैसियत गांव वालों के सामने बिल्कुल बदल गई। वो इसकी जात पर फख्र करने लगे। आदमी हो तो ऐसा, क्या गबरू जवान है, हिंदू माता का ज्याला सपूत है, मूली गाजर की तरह काट डाला। मुसल्लों को गुरु ने इसके सारे पाप बख्श दिए हैं।
बसंत सिंह ने माले गनीमत से भी अपना घर भर लिया। हर फेरे वो लूट मार का बेशकीमत माल लेकर घर लौटता था। वो दो एक बार तो छकड़ों पर लाद कर चीजें लाया। इसकी माँ ने जीवनी ने खुशी से पूरी न समाती। इसकी बेवा भावेज भी बड़े मान से इसका नाम ले रही थी। बूढ़ा अंधा बाप तो जैसे आंखों के बगैर ही जिंदगी की चकाचौंध देख रहा था, और इसकी बहन दिलजीत कौर का तो जमीन पर पाँव न पड़ता था। गांव के मगरबी निस्बतन सुनसान हिस्से में बसंते का टूटा फूटा मकान था। बड़े से कच्चे सैन में एक टूटी फूटी चौकी पर इसका अंधा बाप कबूतर के परों की तरह अपने लाल पपुटों को फड़फड़ाता माला जपता रहता था। दाएं हाथ दलान था जिसके कच्चे फर्श पर माई जीवानी पुराना चरखा लेकर सूत काता करती थी। सामने दो खिड़कियां थी, एक में बसंते की चारपाई होती और दूसरे में टूटा फूटा सामान। लेकिन फसादात के चंद दिनों में इस घर का नक्शा बदल गया। सहन की टूटी फूटी चौकी तोड़कर जलाने के लिए रख दी गई। नई रंगिया पायों वाली चौकी जो किसी मुसलमान घर में नमाज के लिए इस्तेमाल होती थी डाल दी गई थी। नया चौकोर खानों वाला काला खेस साटन के लाफ वाला पीला तकिया इस पर रख दिया गया। बापू के मैले कुचले कपड़े अब नजर न आते थे। बसंता बेशुमार कपड़ा लूट मार में लाया था। दलान में भी नए रंगीन पलंग डाल दिए गए थे जिन पर खूबसूरत सोजनियां बिछी रहती थी। माई जूनी इसकी बहू और बेटी ने मिलकर कमरों का लेप पोत कर लिया था। दीवारों पर सब्ज और फिरोजी रंग की सफेदी भी कर ली थी। बसंते की कोठरी भी खासा कमरा बन गई थी। शीशे के तकिए वाले नवाड़ी पलंग डाल दिया गया था जिस पर सफेद लट्टे की काड़ी चादर डाल दी गई थी। फिरोजी कच्ची दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें भी आवेजा कर दी गई थी। बसंता जालंधर से गुरु नानक और बानियां पढ़ते हुए सिखों की तस्वीरें खरीद लाया। दीवारों पर कतारों की सूरत में इसकी बहन ने ये तस्वीरें जोड़ दी। फर्श की रिपाई इसकी बहन जीता हर रोज बड़ी प्रीत से करती थी। जीता इन दिनों इठलाती फिरती थी। कहाँ तो ढंग से पहनने का एक कपड़ा भी न था, कहाँ सूट केसों के केस भरे पड़े थे। रेशमी झिलमिल झिलमिल करते कपड़े देखकर इसकी मान में जवानी बहकी जाती थी। जेवरों से भरा पड़ा डब्बा भी आ गया था। रंग बिरंगे जेवरात इसने कई कई बार पहनकर देखे थे। अब तो इसके ब्याह को आगे से आगे टालने की जरूरत ही न थी। इसने गोटे किनारे से भरा सुर्ख दुपट्टा भी कोठरी में चुप चुप कर कितनी ही बार ओढ़ा था। खुदा जाने कौन बदनसीब उजड़ी थी जिससे जीता बस जाने की तमन्ना पूरी कर रही थी। गली मोहल्ले की औरतें अब अक्सर बसंते के सहन में माई जीवनी के पास बैठी नजर आती थी। गांव के बुजुर्ग भी इसके अंधे बाप की वक्त गुजारी के लिए शाम को आ बैठते थे। बसंते जैसे बेटे की माँ और बाप दोनों को मुबारकबाद देते। बसंता हर रोज नया मार्का करता, सुरखुरू होकर लौटता था। कभी किसी गांव का रुख करता, कभी जालंधर शहर के किसी हिस्से पर कहर बनकर टूटता, कभी सोए पाकिस्तान रवां उजड़े लोगों इसके तख्ते मश्क बनते, तो कभी तबाह हाल लोगों से भरी हुई गाड़ियां इसका निशाना सितम बनती। बसंता दो तीन दिन घर से बाहर रहता, लेकिन जब लौटता तो एक फातेह की शान से लौटता। आज इसे गए 3 दिन हो चुके थे। भाजी आज भी नहीं आई अम्मा। जीता ने कुछ विश्वास जाहिर किया। हाँ, आज इसे आ जाना चाहिए था, माँ बोली। मुझे तो बड़ा ही फिक्र हो रहा है। जीते ने कहा, अब तो भाजी को दंगे फसाद छोड़ देने चाहिए। ए पुत्री, सोहन सिंह की बीवी बोली, इसकी रखिया भगवान करने वाला है, फिक्रमंद होने की जरूरत है। पापी मलेचों से अपनी जमीन को खाली कर रहा है वो। ये थोड़ा काम है क्या? चाची ठीक कहती हो, लेकिन लड़ाई में कहीं भाजी मुतफक्किर थी। ए नाशदनी, मुंह से अच्छी बात निकाल, माँ ने जल्दी से कहा। जीता मुंह बनाकर अंदर चली गई। बसंता इस रात भी नहीं लौटा तो माँ को भी फिक्र हुआ। बाप भी मुस्तरब रहा। दोनों बेटी की सलामती बाखैरियत वापसी के लिए प्रार्थना करने लगे। दोपहर खूब सर आ गई थी। हिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। गांव के लोग दरख्तों के नीचे बैठे हालात हादरा पर तबसरा कर रहे थे। मुसलमानों के कत्लेआम पर खुशी का इजहार हो रहा था। खालिसों की बहादुरी के कसीदे पढ़े जा रहे थे। पंजाब सिखों का है, मास्टर तारा सिंह के इस ऐलान की दादी जा रही थी। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोग सर उठाकर देखने लगे। बसंता आ रहा था। लोग इस्तकबाल के लिए यूं खड़े हो गए जैसे कोई फातेह मैदान मार के आया हो। सरदार बसंत सिंह किसी मंचले ने नारा लगाया, जिंदाबाद।
कई आवाजें गूंजी। बसंते ने घोड़े का रुख इनकी तरफ फेर लिया। वो घोड़े पर अकेला नहीं था। ये कौन है? लोगों ने बड़ी बेसब्री से पूछा। तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहू, बसंते ने हंसकर कहा। वाह वाह वाह, सब उठ के इसके गिर जमा होने लगे। कोई मुसल्ली है? किसी ने पूछा। हाँ, बसंते ने सीना तान कर जवाब दिया। बेहोश है। घोड़े की गर्दन पर लड़की की ढलकी गर्दन देखकर हाजरीन में से किसी ने पूछा। तो घर ले चलूं इसे जल्दी से? किसी बुजुर्ग ने कहा। वेद जी को जरा घर लेते आना, इसको बुखार भी है, बुखार इससे ही बेहोश है। जल्दी से वेद जी को ले आओ। बसंते ने घोड़े को एड़ी लगाई और घर की तरफ चल पड़ा। लोग माले गनीमत को देखने पैदल ही इसके घर की तरफ चल दिए। 2-4 वीद को बुलाने को दौड़े। हर जुबान पर बसंते की बहादुरी का नाम था। घोड़े से उतरकर बसंते ने बेहोश बानू को बाजुओं में डाला और घर के अंदर ले आया। माँ, बहन और भावरी से देखते ही इसकी तरफ भागी। ये कौन है? सबने बैग जुबान होकर पूछा। बसंते ने बानू को सहन में पड़ी चारपाई पर डाल दिया। तुम्हारी बहू है माँ, बसंते ने हंसकर कहा। जीता देख अपनी भाभी कितनी सुंदर है। जीता ने इसकी तरफ प्यार से देखा। कौन है भाजी, कहाँ से मिली? मुसल्ली है, माँ ने पूछा। हाँ हाँ, बसंता फखर से सीना तान कर बोला। कहाँ से मिली? भावज बोली। जलंधर से। गाड़ी पाकिस्तान जा रही थी, 10 मील भी ना गई थी, हमने गाड़ी रोक ली। आज माल और दौलत ना मिली तो यही उठा लाया। इसके मुंह पर पानी के छींटे दो, होश तो आए। अभी वेद जी आते हैं, इसे बड़ा सख्त बुखार है। बसंते पुत्र अंधे बाप ने सारी बातें सुनने के बाद इससे बुलाया। कोई लड़की हाथ लगी आज? हाँ बापू, मुसल्ली है, बड़ी सुंदर है, मैंने इससे ब्याह करने का इरादा कर लिया। मुसल्ली से ब्याह? नहीं बापू, इसे सिख बनाऊंगा। वाहे गुरु की, तेरे सारे पाप झड़ जाएंगे पुत्र। तो तू क्या, हम भी तेरे इस शुद्ध काम से स्वर्ग में जाएंगे। बापू से आशीर्वाद लेकर बसंता मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद गांव के कई लोग बसंते के सहन में जमा हो गए। खबर आग की सी तेजी से सबकी तरफ फैल गई। गांव की औरतें मुंडेरों पर फलांग फलांग कर बसंते के घर आ गईं। कई छत फान कर सहन में उतरने वाली सीढ़ियों पर दौड़ती आईं। लोग बसंतों को बधाइयां दे रहे थे। बेहोश बानों को देख देख कर फखर से सीना तान रहे थे। कई मंचरों ने तो बंगला डालना शुरू कर दिया। बसंते के कपड़े खाक और खून से अटे थे। जीता इसके लिए नया जोड़ा निकाल कर लाई। सेन के एक तरफ चारपाई खड़ी करके बसंता नहाने लगा। कुछ देर बाद ही नए कपड़े पहनकर लोगों के दरमियान एक शान और तफाखर से आ बैठा। लोग इस मार्गे के मुतालिक इससे सवाल करने लगे। आज हमने गाड़ी रोकी थी, बड़ा मजा आया। वो पाकिस्तानी फौज के सिपाही ना आ जाते तो एक मुसल्ला भी जिंदा न बचता। आज तो मामला करपान और संगीनों से नहीं, गोलियों से भी हुआ। बसंते ने चारपाई पर अकड़ो बैठा। इसके घन केस खुलकर पुष्प पर फैले हुए थे। पानी रिस रिस कर इसके नए कुर्ते को गीला कर रहा था। आए भाजी, जीता ने छाती पर हाथ मारा। गोलियां चली, आपको डर नहीं लगा? और डरो बसंता। हा हा हा। बसंते के मुंह से थूक के जरे उड़ने लगे। कुछ देर लोगों को बातें सुनाता रहा। लोगों की नजरों में वो एक हीरो की तरह अजीम और मोतबर था। अरे कोई वीर जी के पास भी गया या नहीं? बसंते ने इधर उधर देखकर पूछा। कहीं ये बीत ना जाए, सारी खुशी करकरी हो जाए। माँ देखना, सांस तो ले रही है ना? माँ ने बानों के नतने के आगे हथेली कर दी, फिर मुस्कुराकर बेटे को देखकर इस बात में सर हिला दिया। चाची से पंखा करती रहो, बुखार से फुनक रही है। बसंते ने हरनाम सिंह की बीवी से कहा। बड़ा ख्याल है इसका। चाची ने प्यार से बसंते की तरफ देखा। धर्म पत्नी बन गई तो मत जाने क्या करता फिरेगा। बसंता मुस्कुराते हुए बानों के सराहने आन खड़ा हुआ। बेहोश बानों के चेहरे पर इसके करसना नजरें पड़ी और इसकी आंखों में नंगा शैतान नाचने लगा। वीर जी, इसे तो आज भी होश नहीं आया, तीसरा दिन जा रहा है। बसंते ने तशवीश भरी नजरों से बानों को देखते हुए कहा। वीर जी ने मुत्तफिकराना अंदाज में सर हिलाया और फिर अपनी जड़ी बूटियों के थैले में से कोई चीज तलाश करने लगा। रंग बरंगी दवाइयों की संदूची भी इसने चादर पर रखी थी। बानो बसंते के नवाड़ी पलंग पर साफ सुथरे बिस्तर पर पड़ी थी। जिस्म तवे की तरह जल रहा था। आंखें बंद थीं और खूबसूरत नथने फड़क रहे थे। करीब ही एक लकड़ी की देसी साख की कुर्सी पर वीर जी बैठे थे। हरे रंग के कलफदार पगड़ी और सफेद जूते में मलबूस थे। 3 दिन से वो बानों का इलाज कर रहे थे, लेकिन ताहाल कामयाबी ना हुई। मुतफक्किर वो भी थे, ना उम्मीद नहीं थे। बसंते को बानों में जाने कौन सी तुलसिमाती कशिश नजर आई
जो बलवे फसाद भूल कर इसके सराहने आन बैठा। वीर जी की हिदायत पर पूरी तरह अमल कर रहा था, लेकिन फिर भी बानो होश में नहीं आ रही थी। वीर जी, ये मर तो नहीं जाएगी ना? बसंते ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं बसंत जी, फिलहाल तो मैं खुद मायूस नहीं हूं, इसे बहुत सदमा पहुंचा है, बुखार भी सदमे की वजह से है। आप दवाई बाकायदगी से देते जाएं, लोगों को बिल्कुल इसके पास ना आने दें, खामोशी और सुकून से हालत जल्द संभल जाएगी। वो तो मैंने पहले ही सबको मना कर दिया, इसके पास मैं होता हूँ या जीता, लोगों को तो सहन में भी नहीं आने देते, दवाई भी दे रहा हूँ। फिक्र ना करो सरदार जी, ये नई दवाई दे रहा हूँ, इससे उम्मीद है जल्दी होश में आ जाएगी। दूध चम्मच से मुंह में जरूर डालते रहना, वो तो बराबर दे रहे हैं। बस फिक्र की बात नहीं, ये दवाई आप दूध में मिलाकर दे दो, शाम को फिर मैं पता करूंगा। वीर जी, मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगा, बसंत सिंह ने हाथ जोड़कर वीर जी से कहा। वीर जी इत्मीनान से मुस्कुराने लगे। भगवान करे ये ठीक हो जाए, फिर तेरे ब्याह पर खूब खूब लूंगा तुमसे। जरूर जरूर वीर जी, वो तो देखा जाएगा, पहले इसको होश में आने दो। हाँ, जब इसको होश आ जाए तो इसकी हर तरह से दिलजोई करना। जरूरी बात यह है कि वो अपनों को याद करके रोएगी, तड़पेगी, बस तुम इसे रोने नहीं देना, और हाँ, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। जेर लब मुस्कुराते हुए वीर जी ने आंखों के इशारे से बसंते को समझाया। अच्छा वीर जी, बसंते ने मासूम हंसी हंसते हुए कहा, मैंने इससे ब्याह करने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए आप बेफिक्र रहे। अच्छा अच्छा, वीर जी उठते हुए कहका लगाया, तुम अब खासे समझदार हो गए हो। दवाइयां की पुड़ियां बसंते को देकर वीर जी कमरे से निकल गए। बसंता बानों के सराहने बैठकर इसे पंखा करने लगा। वो बड़ी हरीसाना नजरों से इसे देखते हुए सोचने लगा, जब ये बांकी नार इसकी दुल्हन बनेगी तो कैसे लगेगी। सपैर ढल रही थी, सूरज की बेदम किरणें गुरुद्वारे के सुनहरे कलश से उलझ रही थी। बारिश हो जाने से मौसम कदरे खुशगवार हो गया था। सितंबर का आगाज था, यूं भी रुत काफी बदल चुकी थी। बसंता बानो के सराहने बैठकर इसको पंखा कर रहा था। जीता करीब खड़ी एक टिक टिक बानो को देख रही थी। बानो की बेहोशी को आज 7वां दिन था। बसंता जालंधर से एक डॉक्टर को ले आया था। इसने लड़की को बड़ी अच्छी तरह देखा भाला, इंजेक्शन दिए, मिक्सचर और पाउडर भी तजवीज किए। 2 दिन से इसका डॉक्टर इलाज कर रहा था। वीर जी की दवाओं का असर था कि डॉक्टरी हदायत का। आज बानो का बुखार कम हुआ। सुबह ही से ठंडे ठंडे पसीनों में नहा रही थी। बसंते की खुशी का कोई ठिकाना ना था, लेकिन डॉक्टर ने भी यही हिदायत दी कि होश में आने पर लड़की की हर तरह से दिलजोई की जाए और रोने धोने से ना रोका जाए, वरना दिमाग खराब होने का खतरा है। अचानक बानो ने हाई की, फिर इसकी पलकें फड़फड़ाई। करवट बदलने की कोशिश में उसने दायां बाजू हिलाने की कोशिश की। जीते, ये होश में आ रही है, अब देखो तो पलकें ही फड़फड़ा रही है। बसंते ने खुशी से बेकाबू होते कहा, हाँ बाजी, मैं तो इसे देख ही रही हूँ, कितनी सुंदर है, पलकें तो देखो, काली काली झालर सी लगती हैं। पानी लाऊं जीता? हाँ, वो चम्मच भी पकड़ाओ। जीता पानी के गिलास और चम्मच लेकर आई। बसंता कतरा कतरा पानी से बानो के सूखे होंठ तर करने लगा। बीबी, बानो के मुंह से कराते हुए आज कोई लफ्ज निकला। माँ को लाओ जीता, भाग कर बुलाओ, देखो तो होश में आ रही है। जीता माँ को बुलाने चले गई। बसंता इंतहाई शौक से बेकाबू होता गया। इसने कई बार अपने खुरदरे हाथ बानो के गालों पर फेरे, कई बार अपनी मोटी मोटी उंगलियों से बानो के होंठों को टटोला। इसका बस चलता तो शौक की फरमानी से अंधा होकर इसी वक्त बहुत ही गुस्ताखियां कर बैठता, लेकिन वीर जी और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना जरूरी था। अपना सर उठाते ही वैश्याना अंदाज को दबाए बानो के होंठों को पानी से तर करता रहा। हाय, बानो के वजूद में फिर हरकत हुई। बसंते ने बड़ी एहतियात से इसे सहारा देकर इसकी करवट बदल दी। बानो का सर पलंग की पट्टी पर था और वो इसी के सामने बैठा था। माँ और जीता भी आ गई। जीता पलंग के शीशे वाले तख्ते के करीब थी और माँ पट्टी पर बैठे बानो के बाजू पर हाथ फेर रही थी। बानो ने करवट बदली, चित लेटी, वो सर को बार बार इधर इधर पटकने लगी। सब मुतजस्सिस इसे देख रहे थे। बसंते की हालत दीदनी थी। माँ, इसे होश आए तो माँ बनकर प्यार करना, डॉक्टर कहता था इसका दिमाग खराब होने का खतरा है, दम दिलासा देना बहुत जरूरी है। मैं खुद समझती हूँ, माँ ने जूनी ने कहा। जीता, तुम भी समझी ना, किसी तरह से इस पर ये जाहिर ना होने देना कि वो अपनों में नहीं है, तसल्ली देना इसे हर तरह से। अच्छा बाजी, मैं तो इसे सहेली बना लूंगी, जरा होश में तो आले, ऐसी मन मोहनी भाभी भला मुझे कहाँ से मिलनी है। बसंता मुतमईन होकर फिर बानो की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो अब पलकें तेजी से झपका रही थी।
ایک ہاتھ اس نے سر کی جانب اٹھایا تھا، دوسرے سے پٹی کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے حواس اب بیدار ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بسنتے نے سفید صفوف کی پڑیا پانی میں گھولی اور قطرہ قطرہ بانو کے حلق میں انڈیلنے لگا۔ تجسس اور شوق کے لمحے رینگ رہے تھے۔ بانو نے آنکھیں کھول کر پھر بند کر لی۔ اب وہ ہائے وائے بھی کر رہی تھی، لیکن کئی بار اس کے ہونٹوں پر بی بی کا لفظ ترکا تھا۔ بھابھی کو بھی اس نے آہستہ آہستہ 2-3 بار پکارا تھا۔ پانی۔ بانو نے کروٹ کے بل ہوتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ مائی جونی پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے تھی۔ لو پی لو۔ مائی جونی نے اس کا سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بانو کی آنکھیں ایک دم پوری طرح کھل گئیں۔ وہ ایک ٹک مائی جونی کو دیکھنے لگی۔ اس کی حیران آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئی۔ پی لو نا پانی۔ مائی جونی نے گلاس کے ہونٹوں سے لگانا چاہا۔ بانو نے سر کو جھٹکا دیا۔ لاؤ ماں، میں پلاتی ہوں۔ جیتا بانو کے سامنے آ گئی۔ جیتا گلاس لے کر آگے بڑھی۔ بانو اب نگاہیں اس پر جمع کر رہ گئی۔ تھوڑا پانی پی لو، تمہارا حل خوش ہو رہا ہے، جیتا نے مسکرا کر کہا۔ بانو کبھی جیتا اور کبھی مائی جونی کو دیکھنے لگی۔ مائی جونی ہٹ کر دوسری چارپائی پر جا بیٹھی۔ بانو کی نظر بسنتے پر پڑی۔ وہ اب تک سوچنے سمجھنے کی قوت سے اپنا ذہن خالی کر پا رہی تھی۔ گھنٹہ بھر اسی کیفیت میں گزر گیا۔ بانو کبھی کروٹ بدلتی، کبھی چت لیٹ جاتی، کبھی آنکھیں بند کر لیتی، کبھی خوفزدہ نظروں سے گرد و پیش کو گھورنے لگتی۔ میں کہاں ہوں؟ بامشکل وہ اتنا کہہ پائی۔ تم اپنوں میں ہو، گھبراؤ نہیں، بسنتے نے حلیمی سے کہا۔ وہ اس کی ہمت بندانے کو اس کے قریب آ کر جھکے بازوؤں کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کا بدیت اور خوفناک چہرہ دیکھ کر بانو نے خوفناک چیخ ماری۔ اس پر پھر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ وی جی نے آ کر بانو کو دیکھا۔ اس کی حالت تسلی بخش تھی۔ خطرناک حدود سے وہ نکل چکی تھی۔ بخار بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ وہ بار بار اپنے گھر والوں کے نام لے رہی تھی، حسن کو پکار رہی تھی، کبھی چیخا مارتی، کبھی زیر لب بڑبڑاتی اور کبھی نہیں نہیں کی رٹ دلدوز انداز میں لگاتے ہوئے سر پٹکنے لگی۔ ہوش میں آنے کے بعد کئی دن بانو پر بے ہوشی ہی کی سی کیفیت طاری رہی۔ کسی وقت تو بالکل سدھ بدھ نہ رہتی، دماغی توازن بگڑ جاتا، اٹھ کر رونے لگتی، چیخ کر ان کو بلانے لگتی جو ازل و ابد کی حدیں پھلانگ کر موت کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ حسن کو پکارنے لگتی جو اس کی موت پر شکرانے کے 2 نفل ادا کر چکا تھا۔ ویر جی کی ہدایت کا اثر تھا یا گردوارے کے گیانی کی باتوں سے متاثر ہو کر بسنتا اپنے شوریدہ جذبات کو بڑی خوبصورتی سے سہارا دیے بانو کی تسلی و تشفی میں مصروف تھا۔ بانو جب ہوش میں آتی، اس کی آنکھوں سے خون آنسو بن کر ٹپکنے لگتا، اس طرح بے قل اور بے قرار ہو کر روتی کہ پتھریلے در و دیوار بھی کانپ اٹھتے۔ جیتا تو اس کے ساتھ آنسو بہانے لگتی، روتے ہوئے سے چپ کرانے کی کوشش کرتی۔ جیتا کی سہیلی گوبندی بھی بانو کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگی۔ ایک ناری کی ایسی بے حرمتی اس سے بھی برداشت نہ ہو پاتی۔ رونے دھونے سے بانو کا جی ہلکا ہو جاتا۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ گوبندی کی ہمدردیوں، جیتا کی محبت اور بسندے کی دیکھ بھال سے بانو ہوش میں رہنے لگی۔ غم سینے میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہا تھا۔ جو پہاڑ اس پر ٹوٹے تھے انہیں سہا جانا آسان نہ تھا، پھر بھی انسان کی سخت جانی سب کچھ سہار لیتی ہے۔ بانو کے غم بھی منجمد ہو گئے تھے۔ آنکھیں آنسو بہا کر خشک اور ویران ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی حوصلہ اور ہمت ٹوٹ جائے تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی، ورنہ عام طور پر وہ مٹی کے پتھرائے ہوئے بے جان بت کی طرح نظر آتی۔ مایوسیوں کے گھور اندھیروں میں اگر کوئی چمک تھی تو وہ حسن کی ذات تھی، لیکن یہ چمک بھی اس سوچ سے اندھیروں کی الغار کی نظر ہو جاتی کہ اب حسن پر اس کا کوئی حق تھا یا کہ نہیں۔ اس خیال ہی سے اس کا سینہ پھٹنے لگتا، اس پر مجنونانہ سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ اپنے بال نوچ لیتی، اپنی چھاتی پیٹ ڈالتی، گھائل کی تڑپ دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ایسے ناقابل برداشت لمحات میں ایک گوبندی تھی جو پورے خلوص کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جیتا کو اب بانو سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ ہر وقت نالا اور فریاد سن کر اس کے کان پک گئے تھے۔ مائی جونی بھی بانو کے واویلے پر ناک منہ چڑھاتی تھی۔ بسنتے، تو بھی نیرا پاگل ہے، اس پگلی کے یوں ناز نخرے اٹھاتا پھرتا، یہ ٹھیک ہونے سے رہی؟ تو حامی بھر تو دیکھ لے، تیرے لیے میں کیسی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لاتی ہوں۔ ماں میں تو بیاہ اس سے کروں گا، پہلے سے کافر بہتر ہو گئی ہے۔ مسلی سے بیاہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تم نہیں جانتی ماں، اسے سکھ بنانے کے کارن مجھے کتنا ثواب ہے۔ گیانی جی کہہ رہے تھے مجھے میرے سارے پاپ جھڑ جائیں گے، یہ دھرم کی سیوا ہے ماں۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس پگلی کو پلے باندھ کر سکھ کیا پاؤ گے؟ پگلی ٹھیک ہو جائے گی، کچھ دن اور صبر کرنا ہے بس۔
बसंते ने बड़े फरेब से बानो को अपने एतमाद में लिया था। वो माजी के चरकों से तड़पती बानो को दम दिलासा देता था, जो होना था हो चुका, अब तुम कर भी क्या सकते हो, तुम बहुत अजीम हो, तुम्हारे घर वाले जन्नत के हकदार हैं, तुम एक बहादुर कौम की बेटी हो, तुम लोग अपने आज़म के लिए कट मरे, रो धोकर कुर्बानी को दागदार ना बनाया करो, तुम्हारी शहीदों की रूहें इस तरह तड़प जाया करती हैं, तुम इन रूहों का चैन ना गवाओ। भानु बसंती की बातें गौर से सुनती, पैरों इसके बारे में सोचती रहती। वाकई वो एक बहादुर कौम की बेटी है जिसने अपने आज़म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मौत सबको आना होती है, लेकिन अजीम मौत वो है जो किसी मकसद के उसूल में आए। बानो के जहन में बसंती की बातें बैठ जाती। इन बातों को सहारा हसन की बातों से मिलता, जो वक्तन फवक्तन बानो से कहा करता था। इन बातों की गूंज बानो के जहन में बार बार उठने लगती। बसंते ने सबसे बड़ा फरेब बानो को ये कहकर दिया था कि वो इसे पाकिस्तान पहुंचा देगा। कब पाकिस्तान पहुंचाएगा, मुझे वो बेकरार होकर पूछती। अभी रास्ते महफूज नहीं, तुम फिक्र न करो, जो ही रास्ते खुलेंगे मैं खुद तुम्हें पाकिस्तान छोड़ आऊंगा। तुम कितने अच्छे हो। बानो की नजरें इजहार तशक्कुर से बोझल हो जाती। मैं क्या, मेरी कौम तुम्हारी एहसानमंद होगी। एहसानमंदी का क्या सवाल, ये इंसानी तकाजा है, लेकिन तुम पाकिस्तान जाओगी किसके पास? वहां हसन है ना। वो रुंधे हुए गले से जवाब देती, लेकिन फिर खुद अपने हौसलों को तकफीर देते हुए कहती, पाकिस्तान में मेरी कौम बसती है, वहां एक नहीं मेरे लाखों भाई हैं, वहां मैं अकेले नहीं रहूंगी। तकरीबन 1 माह यूं गुजर गया। अब रुत काफी बदल चुकी थी, बानो भी कुछ अपने आप में आ चुकी थी, तकदीर पर शाकिर होने की कोशिश भी कर रही थी। पाकिस्तान पहुंचने की लगन इसके सहारे जिंदगी से समझौता कर रही थी। बसंते के झांसे में पूरी तरह आ चुकी थी। बसंता ब्याह की तैयारी में लग गया। चौपाल पर गांव के बुजुर्गों से सलाह मशवरे करता रहता, ज्ञानी जी के खिदमत में हाजिर रहकर शुभ घड़ी के बारे में पूछता रहता। गांव वाले बेइंतहा खुश थे। वो बसंते की ब्याह की तैयारियां बड़े ठाठ से कर रहे थे। ये ब्याह नहीं, एक मजहबी फरीजा था जिसे बड़ी अहमियत देकर मनाया जाना था। गोबंदी गांव के एक मोतबर घराने की लड़की, इसका बाप खाता पीता आदमी था। एक भाई था जो पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था। माँ बचपन में मर गई थी। बाप बेटी बड़े से घर में बड़े सुकून से रहते थे। इसका बाप बड़ा वसीउल कल्ब था। जब से बसंते ने बानो को घर में डाल रखा था, वो इस बदनसीब लड़की के मुतालिक अक्सर सोचता रहता था कि गोबंदी को भी इसने बानो से दोस्ताना मरासिम कायम करने की ताकीद की थी। इस कुश्ता गम को सहारा देने के लिए बेटी को हमेशा कहता रहता। गांव में बानो को सिख बनाकर बसंती की धर्म पत्नी बनाने के चर्चे जोरों पर थे। गोबंदी ने भी इस बारे में ये बात सुनी। शक तो इन्हें पहले था, लेकिन यकीन नहीं था। बसंते ने बानो से कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो शक को तकवीत पहुंचाए, लेकिन अब बात ढकी छुपी ना रही। गोबंदी की हमदर्दियां बानो से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और एक दिन जब बानो गोबंदी से कह रही थी, गोबंदी मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हें नहीं भूलूंगी, मेरे जख्मों पर तुमने जिस हमदर्दी और मोहब्बत से फाये रखे हैं मैं भूल नहीं सकती, बसंत सिंह के एहसान को भी ना भुला सकूंगी। बानो, गोबंदी ने इसकी बात उचक ली। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। गोबंदी, बानो हैरान होकर इसे देखने लगी। क्या बात है? गोबंदी, अब तो मैं नहीं रोती, सारे आंसू बहा चुकी हूँ। गोबंदी ने आंसू पोंछते हुए बानो से बसंते के इरादे का जिक्र कर दिया। नहीं गोबंदी, तो गलत कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। पागलों की तरह बानो ने गोबंदी को झिझोड़ डाला। करीब था कि वो फिर जहनी तवाजुन की हदूद फलांग जाती। गोबंदी ने इसके गले में बाहें डाल दी, इसे अपने साथ लिपटा लिया। बानो, गोबंदी ऐसे ऐसे बोली, बसंता बड़ा चालबाज आदमी, गांव का नाम नेहाद गुंडा था, मुसलमानों का खून बहाकर अब बड़ा मोतबर बन बैठा है। ये झूठ है, फरेब है, झांसा है। वो तुम्हें सिख बनाकर तुमसे शादी कर लेगा। सारा गांव इस एक शादी की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा है। गोबंदी, बानो का दिमाग एकदम तपने लगा। हौसला नहीं हारो, हिम्मत से काम लो, किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाओ, बस इसमें तुम्हारी खैर है। लेकिन जाऊंगी कहाँ गोबंदी? बानो ने कर्ब से कहा। गोबंदी बोली, बापू कह रहे थे तुम ऐसी अगवा शुदा लड़कियों के छुटकारे के लिए पाकिस्तानी सरकार ने आदमी भेजे हैं। बानो का सर चकराने लगा। एक बार फिर सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे चुकी थी। गोबंदी इसे फरार की राहें बताने लगी, लेकिन वो तो कहां से कहां पहुंच गई। इसका जी चाहा हसन को चीख चीख कर पुकारे, इतनी जोर से कि इसकी चीखें वक्त और फासले की हदें तोड़कर हसन तक पहुंच जाए। इसे याद आ रहा था हसन से बिछड़ने से पहले वो किस तरह बेकाबू होकर रोई थी। कोई चीज इसके अंदर टूट रही थी। इसे यूं लगा था जैसे हसन इससे हमेशा के लिए बिछड़ रहा है। किस तड़प से इसने कहा था, मुझे छोड़कर ना जाओ हसन। वो बेताब होकर हसन पुकारने लगी। इसका दिमाग फटने लगा और इसके और हसन के दरमियान सदियों के फासले हायल हो गए थे। गोबंदी इसे प्यार से तसल्लियां देने लगी, लेकिन अब वो इन हुदूद से बहुत दूर जा चुकी थी।